नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक जी। हाय, हाय, हाय। हाय, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, जो सुधीर सर के साथ में मेरी बातचीत हुई, तो ये सब्जेक्ट मैंने अपने चॉइस से सिलेक्ट किया। मतलब मेरी ऐसी इच्छा थी कि इस सब्जेक्ट पे मैं अपने अनुभव शेयर करूँ, ताकि मुझे ताकत मिले। तो ये जो संघर्ष, मैं सीधा विषयों पे आता हूँ, एक आधा घंटे का समय मिला है। तो संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, बट मेरा जिस प्रकार से स्वभाव है और जिस प्रकार से बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, तो स्ट्रगल शब्द सुनते ही एक डायसी, एक आलसी प्रवृत्ति मेरे अंदर में कम कर जाती है। कि जब मैं शराब पी रहा था, तो हर वो संघर्षमय स्थिति को दूर भागकर शराब के गुत्ते पे जाया करता था। क्योंकि स्ट्रगल करके जीवन जिया जा सकता है, ये आखिरी दिनों में नहीं लग रहा था मेरे को। वो बोलते ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। शराब ने जब चारों खाने चित कर दिया, तो ऐसी कोई सिचुएशन बनती नहीं थी जीवन में कि उस सिचुएशन को स्ट्रगल करके बदला जाए। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और थोड़ा पीछे जाके जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जैसे वो विजडम आया मेरे को कि यार, इस संस्थे का ओपन कहाँ से हुआ, किसने शुरू किया। और 1 डेढ़ साल के बाद में जब वो बिल की कहानी जब मैं पढ़ा और उसका वो संघर्ष देखा, तो जीवन में हम लोग इस प्रकार से संघर्ष करके भी अपने आप में प्रगति पाके दूसरे के जीवन में भी प्रगति ला सकते हैं, शराब विरहित जीवन जी सकते हैं। वो जो बिल की कहानी पढ़ा ना, तो ऑलमोस्ट मेरा भी अनुभव ऐसा था कि मैंने बिग बुक तो खरीद लिया था, लेकिन बिग बुक कभी मैं पढ़ा नहीं। और जब वो उस प्रोग्राम पे मैं चलने लगा, सात्विकता मिलने लगी, और जैसे-जैसे मेरे जीवन में उथल-पुथल होती गई, तो मैं हर समय वो शेयर करता हूँ कि जितनी बड़ी समस्या होगी आपकी, उतना बड़ा आपका इम्यून सिस्टम बड़ा होगा। आपकी सहन शक्ति उस समस्या के साथ में आपको बड़ा करती है। ब्रूस ली अपने स्टेटस में हर बार लिखता है कि तुम्हारे जीवन में दुःख इसलिए आते हैं, ताकि वो दुखों की तुमको जान हो, और एक बार तुमने क्या उस दुखों को फेस करने की तुम्हारे अंदर में क्यूरियोसिटी आ गई, वो इम्यून सिस्टम आपके अंदर में तैयार हो गया, तो तुमको हर दुःख में लड़ने का वो साहस देगा। और ये प्रेयर भी मेरे को वही बताती है। 1937 के दशक में जब बिल सर काम कर रहे थे, तो उनका घर, ऐसा मैंने पढ़ने में आया मेरा गूगल पे, पासी टाउन में, तो उनका घर नीलाम हुआ था। चाहते तो वो अपने घर को पूर्ववत बना सकते थे, लेकिन वो रेंट पे रहे। और अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप किस प्रकार से बढ़े, इसके लिए वो जद्दोजहद करते रहे। पूरा फैमिली को सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने, अपनी सोब्रिटी के लिए और लोगों के लिए, ताकि उनके जीवन में कितनी दिक्कतें रही होगी यार। तो जब भी मैं ये बिग बुक की कहानी पढ़ता हूँ बिल की, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते रहता हूँ। वो मोटिवेट के पंप मेरे अंदर में भरे जाते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि यार, एक नवागत मेंबर आता है, उसको बार-बार हम मीटिंग में लाने की कोशिश करते हैं, वो गिरता है, पड़ता है, फिर भी उसको हम छोड़ते नहीं है। बिल सर की कितना, मतलब ये सब जो बोलते हैं ना, एक रोल मॉडल रखो अपने जीवन में कि यार, बिल ने क्या किया होगा, मेरे अपकमरों ने क्या किया होगा, जो मेरे से पहले जो आया उनके जीवन में कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। अब ये संघर्ष मेरे जीवन में जब मैं पैदा हुआ तब से शुरू हुआ। बोलते हैं कि एक माँ को एक बच्चा पैदा करने के लिए, दुनिया में बच्चा लाने के लिए 12 डेसिबल का दर्द सहन करना पड़ता है, इतना पेन होता है उसको। और ऑलमोस्ट मेडिकल साइंस ये बोलती है कि 9 डेसिबल दर्द किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है। अब मेरे को 12 डेसिबल का पेन सहन करके मेरे मदर ने मेरे को डिलीवर किया, तो मैं रोते हुए पैदा हुआ। जीवन साला
रोती हुआ पैदा हुआ है ना, जीवन शुरुआत है तो उसकी जिसकी रोने से हुई, तो संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया। बोला जाता है कि जो 12 डेसिबल पेन सहन करके बच्चा डिलीवर कर रही है मदर, उसको 3 डेसिबल का दर्द प्रकृति दे देती है। और मैं हर वो समय में जैसे स्पिरिचुअल घर से मैं हूँ, तो हर वो समय मेरी आई मेरे को अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे लेके जाती थी। हमारे घर में हर बार हमारे रिलीजन के हिसाब से रामचरितमानस पढ़ाया जाता था और हर वो रोल मॉडल मेरे सामने लाया करते थे। लेकिन कभी वो रिलीजन पे मैंने खुद होके ध्यान नहीं दिया कि हमारे रिलीजन वाले क्या बता रहे। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में तो मेरे पहले से जो मैं उनको हर बार जो मेरे से पहले जो आए हैं, जो तगड़े ओल्ड टाइमर है, मैं उनको जामुन की पदवी देता हूँ। इन जामुवंतों ने, इन मेरे मार्गदर्शकों ने बहुत बड़ा काम किया। सबसे पहले दिक्कत जो थी ना, वो थी मेरी शराब की दूरी। एकदम आसानी के साथ में यार, सरल तरीके से प्रोग्राम जितना सरल है ना, उतना मैं सरल नहीं हूँ। मैं प्रोग्राम को जटिल बना देता हूँ। और जैसे-जैसे वो इन लोगों ने मेरे को पीठ पे हाथ रख के, वो जो जामवंत लोग थे कि मीटिंग होने के बाद में वो चर्चाएँ करते थे। मैं उनकी उनकी तरफ देख के बड़ा ताज्जुब के भुजुक के तरह से अचंभित रहता था। अचरज लगता था मेरे को। यार ये लोग 16-17 साल से शराब से दूर है। इनके जीवन में देखो यार, इनके चेहरे कितने अच्छे हैं, कितनी चमक है। मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है? ये सोचता था। मेरे को वो चाय पीते-पीते समय विजय यश, प्रदीप यश, अशोक डी हर समय मार्गदर्शन करते थे। बोले अशोक, पहले घुट से बचना और किसी सफरिंग अल्कोहलिक को मदद करना। और ऑलमोस्ट मेरे को मीटिंग करने के लिए शुरुआती दिनों में दिक्कत थी। यानी मेरे को सात्विकता पाने के लिए 35 किलोमीटर जाना था और 35 किलोमीटर आना था। और ये मैं किया। मैंने अपनी जान बचाई, कोई महान काम नहीं किया। मेरे को जब मीटिंग में भी आना था, तो 5:15 बजे निकलना पड़ता था और 10:30 बजे, ऑलमोस्ट 10:30 11 बजे मैं रिटर्न आता था अपने घर में। तो कई बार ऐसा होता था मित्रों कि एक एनिवर्सरी में मैं गया संकल्प ग्रुप में और बेमौसम बरसात आई। मेरी बींदड़ी थी मेरे साथ में, मेरा बच्चा था और उस समय में वो आधा डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद में घर में वापसी में इतनी बेमौसम बरसात आई कि मेरा छोटा लड़का था, मेरी भारिया थी और मैं था। तीनों इतने बेतरीके से गीले हो गए कि समझ में नहीं आया क्या करना है। तो पूरे ठंडी से लवर-लवर काँप गए थे। और उस दिन फिर मेरे घर में आने के बाद में मेरी बीनड़ी ने बोला, बोले सुजल के पापा बोले तुम चले जाते जाओ, बोले मीटिंग में, मेरे को मत लेके जाते जाओ, बोले तुम्हारी मीटिंग में। पूरी मतलब ठंडी से इतने दाँत तक के बजने लग गए थे हमारे लोगों के। तो मैंने भी सोचा कि यार अब एक आधे प्रोग्राम में जाएँगे, महीने में 1 बार जाएँगे। लेकिन बार-बार वो जीवन में जो कठिनाई आती थी ना मेरे को, तो बार-बार वो संघर्षमय परिस्थिति में वो मानसिकता मेरी विचलित ना हो, इसके लिए मैं बार-बार अट्रैक्टिव होता था मीटिंग में। वहाँ पे सुनने को मिलता था मेरे को कि हर वो जटिल समस्या का निदान अल्कोहलिक एनोनिमस है। हर वो जटिल समस्या का निदान करने वाला वो मेरा मार्गदर्शक वो जामवंत वहाँ बैठा है। मैं ये सोचता हूँ कि यार शायद रामायण की कथा में अगर जामवंत नहीं होता, तो हनुमान इतने बड़े कांड कर सकता था क्या? विदाउट किसी की स्पॉन्सरशिप, विदाउट किसी का मार्गदर्शक, विदाउट किसी का सपोर्ट से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं देखता था कि जब मैं सात्विकता के दौर से गुजर रहा था, हर वो मुसीबतों से मैं क्रॉस करते गया। संघर्ष के साथ में 2-2 हाथ करना, ये लड़ना मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिखाया। और वहाँ के अनुभव से इस प्रकार से इस समस्या के साथ में 2-2 हाथ कैसे करना है। जो परिस्थिति मेरे को बदलना है, वो परिस्थिति के लिए मेरा धैर्य कितना बड़ा है, मेरा दृढ़ संकल्प कितना बड़ा है। मैं जो चीज़ ठान लूँगा ना, उसको मैं करके कैसे दिखाऊँगा, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सिखाया। इनिशियली दिनों में
जो समस्या है मेरे को समझ लग रही थी, वो समस्या नहीं थी, वो मेरे ख़याली पुलाव के सवाल थे कि वो ऐसा ना ऐसा कैसा। और शुरुआती दौर से आज तक भी मेरा वाला जो है ना, वो एग्रेसिव मोड पे काम है। एकदम आक्रामकता मेरे अंदर में ठूस-ठूस से भरी है बचपने से, कि मैं क्रिकेट भी खेलता था ना, कम गेंदों में ज़्यादा रन कैसे मारूँ और टीम को कैसे जीता दूँ, इस प्रकार का क्रिकेट मैं खेलता था। तो यहाँ पे भी जब आया ना, तो हर बार वो विजय यश की टिकोरी खाता था मैं। वो ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। तो विजय वो मेरे को बोला करते थे, बोले जो ज़्यादा सवाल करता है ना बोले, वो एक दिन अपने क्षेत्र में आग ज़रूर लगाएगा बोले अशोक बोले। ये जो तू मीटिंग में आता है ना बोले यहाँ पे बोले, और ये जो सवाल पूछता है बोले अपनी मानसिकता को ठीक करने के लिए, एक दिन तू वो तेरे क्षेत्र में आग ज़रूर लगाएगा बोले। मेरे को मोटिवेट करते थे। और मुझे पता नहीं मैंने आग लगाया कि नहीं लगाया, बट वो जो मोटिवेट के पंप भरे जाते थे ना मेरे वो मस्तिष्क में, तो इतना मन मेरा इतना मजबूत हो जाता था, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ यार, मैं अपने क्षेत्र में भी ग्रुप खोल सकता हूँ। मैंने वो किया, हर वो संभव इन लोगों ने प्रयास मेरे को दिया। हर वो इन लोगों को भी मैंने फ़ोन किया आधी रात में भी, वो मेरे को मेरे अपलाइन बन के मेरे को मार्गदर्शन करते रहे और मैं मीटिंग दर मीटिंग करते रहा। 90 दिन या मेरे ऑलमोस्ट 4-5 महीने की सात्विकता होगी। मेरे शराबखोरी की वजह से दिवालिया हालत करके आता है एक अल्कोहलिक। मेरा भी सेम सिचुएशन था। मेरे बच्चे जो कि अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वो मेरे शराबखोरी की वजह से जिला परिषद स्कूल, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। और 6 महीने की सात्विकता के बाद में भी मेरे स्वभाव में बदल नहीं था। मेरे अहंकार को आज खच्चीकरण करने वाली जो अगर कोई होंगी ना, वो है मेरी भाई। वो मेरे बीवी ने मेरे को 6 महीने के बाद में पिन मारी और मैं बोलता हूँ वो ब्रह्मास्त्र था मेरे लिए। उसने बोला, सुजल के पापा बोले, "आप बोले बड़ी-बड़ी डींगे मारते हो बोले, ऐसा करना है, वैसा करना है। 6 महीने हो गए बोले आपकी शराब की दूरी को, 1 इंच भी तो ब अपन आगे नहीं बढ़े" बोले। मैं बोला साला ये तो बात सही बोल रही है। मैंने उसको डिनायल के मोड पे रहा। मैं बोला तेरे को क्या समझता है? शराब से दूर होके तो मैंने सबसे बड़ा किल्ला जीत लिया है, क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस वाले बोलते हैं, "तू यार बस शराब से दूर रह और किसी बेवड़े की मदद कर।" इनका घोष वाक्य था ना। इतना ही करने की वजह से जो डेवलपमेंट मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। और वो 6 महीने के पीरियड में ऐसा नहीं था कि मैंने आर्थिकता जमा नहीं की। वो करता था। मेरा मेरा एक अलग सिस्टम था कि इन लोगों को फैसिलिटीज़ के साथ में मैं वो एक भोचक्का कर दूँगा, एक गिफ्ट बोलते हैं ना उसको अपन, हुँ, वो दे दूँगा इनको तोहफ़ा करके। और लहज़ा परिवर्तन हो गया मेरा वाला बोलने का। इन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन मेरा वाला परिवार के साथ में जम गया। और दिन-ब-दिन मैं अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने लगा। साल डेढ़ हाँ, ऑलमोस्ट 9-10 महीने की सोब्रिटी थी मेरी वाली। और हमारा मकान बहुत कोविलू का था। वो भी शराबी दिनों में मैंने बाँधा था। और दुःख-काले के समय में और गाँव-खेड़े में बंदर-वंदर बहुत कूदते हैं, तो वो फाटे भी पुराने हो गए थे। आप समझ रहे हैं ना, कवेलू का मकान और वो वज़न के वज़ह से वो फाटे ऐसे वर जाते हैं। तो ऐसी डोंगी बन गई थी मेरे घर में। तो मेरा छोटा-सा किराना दुकान है। मैंने 80-90 हज़ार रुपए का माल लाया और एक छोटी-सी वो स्टोर रूम बना के रखा था, वो रख दिया। और साला रात के 12:30-1 बजे इतना बेधुम बारिश आया, हम सोए थे हॉल में, उधर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था। अब हमको लगा कि इधर भी नहीं कर रहा है। वो बंदरों को कूदने की वजह से और वो फाटे भरने की वजह से इतना सारा पानी वो पूरे किराना पे माल के ऊपर में। वो 70-80 हज़ार रुपए का पूरा माल पूरी तरीके से गीला हो गया। अब वो माँ बाथरूम के लिए उठी होगी, उसको दिखा, उसने मेरे को एकदम उठाया रोते समय, बोले अशोक बोले पूरा माल गीला हो गया। अरे मैंने खूब पानी संगर गया, मैंने पूरा अपना किराना का माल खत्म हो गया। एक तो साला पहले ही गरीबी थी और ऊपर से गीला आटा। मैं बोला भंवर गया उसके ऊपर ही, माँ के ऊपर ही। और बीवी को उठाया, मैं बोला उठ पूरा पानी जमा हो गया बोला।
पूरे 7-8 शक्कर के कट्टे थे। अब वो तेल के पीपे तो उतना उसका उसका नुकसान तो नहीं होने वाला था। खाने की चीज़ें जो थी ना, वो पूरी तरीके से वो पूरा गीला हो चुका था। रवा गीला, शक्कर गीली, आटा गीला। ऐसे ही वो देखा तो एकदम ऐसा लग रहा था मेरे को, साला देखो यार, परमेश्वर भी अच्छा और सच्चा कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो परमेश्वर भी आड़े आ रहा मेरे। और उतनी रात में वो कट्टे इधर से उधर ढुआरे हम तीनों जनों ने। और वो शक्कर गीली हो चुकी थी, बाकी हमने रवा हुआ वो धूप में सुखाए, उसको कढ़ाई पे गरम किया आई ने, कुछ चीजें बेचने लायक तैयार किया। लेकिन वो कट्टे जो शक्कर के थे ना, वो एक बार शक्कर में अगर पानी चला गया, तो वो शक्कर ऐसी चीज रहती है, वो साला खुद ब खुद और पानी छोड़ते जाती थी। हम जैसे जैसे उसको वो कट्टों को धूप में लेके जाते तो और साला पानी छूटता था उसमें। मैं बोला साला करना क्या है? इतना बड़ा तो नुकसान झेल नहीं सकते। और उस समय में 10,000 रुपए का नुकसान, आज से 4 साल पहले बहुत बड़ा नुकसान था मेरे लिए। और फिर मैं वो गया जिसके पास से मैंने माल लाया, उसके साथ में 16 साल के मेरे संबंध थे, वो सेठ था। मैंने उसको अपनी विपदा बताई। लेकिन यार बोलते ना कि आप अगर सुधरने के लिए प्रयास में हो, तो एक अच्छा व्यक्ति आपको मदद करता है। बोले अशोक क्या घबराने की काम है? बोले "हम्म, आज तूने दारू छोड़ दिया ना, बोले तो सबसे बड़ी लड़ाई जीत गया। बोले तू, बोले ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए का नुकसान है बोले उसमें। अशोक बोले। मैं बोला बहु शक्कर तो 12-13 हजार रुपए की खराब हो गई ना। अरे वो शक्कर बनती है बोले। उन्होंने बोला मेरे को, वो काका थे, बोले मेरे पास से 5 किलो चूना ले जा बोले। और वो शक्कर को बोले नीचे से बोले पेपर डाल दे बोले। और पेपर के ऊपर में ऐसा उसको 1 इंची का थर मार दे बोले चूने का। और ऊपर से भी 1 इंची का थर मार दे बोले। पेपर ऐसा झाक दे बोले। और ईंटें रख दे बोले, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए बोले। मैं बोला ऐसे क्या होगा? बोला बाबूजी। बोला कर तो, बोले मेरी बात तो सुन बोले। मैंने 6 कट्टों को ऐसे ही किया। 5 किलो चूना, वो 1-1 इंची की थप्पी लगाई। 3 दिन के बाद में जब खोला तो वो शक्कर पूरी तरीके से सूख गई थी और वो पत्थर बन गया था। और फिर मैंने उनको फोन लगाया, मैं बोला काका, बोला ये तो गोटा हो गया। तो वो चूने ने क्या किया था, उसमें का जो शक्कर में का पानी है, वो 3 दिन हमने हवा वगैरह नहीं लगने दी थी, तो पूरा पानी खींच लिया था। अब बोले एक मुंगरी ले बोले, और ठोक के बेच बोले। हर वो समस्या का सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मैं साला पहले अंदर जाता हूँ। अब बोला चलो ठीक हो गया बोला। यानी कुछ तो भी जान में जान आई। और फिर ऐसे ही मेरी सात्विकता बढ़ती रही। और दिन ब दिन मैंने पहला बर्थडे किया। बहुत सारे लोग मेरे बर्थडे में आए। उनको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है। तो दिन ब दिन मैं किसी नए मेंबर को लेके जाता था। लोगों का मेरे तरफ देखने का नजरिया बदल गया कि ये एक अच्छा बंदा है। लेकिन मेरी माँ मेरे को हर बार हिदायतें देती थी कि अशोक समझदार बन जा। आज जो तेरी शराब की दूरी है, आज जो थोड़े बहुत तेरे पास में पैसे आए, पैसे को संभालना सीख। क्योंकि उसका अनुभव था यार लोगों के प्रति। बोलती थी वो हमेशा कि दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे थोड़ा हट के रहे, ज्यादा नजदीक मत जाए। वो बोलते ना, हम अल्कोहलिक अनोनिमस भी ये भी सुनते हैं कि दुनिया की रूहानी ताकतें तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी यार। मैंने देखा अपने शराबी दिनों में भी कि उन दोस्तों ने मेरा सब कुछ छीन लिया यार। किसी आखिरी टाइम में एक भी दोस्त ऐसा पीठ पे हाथ रख के बोला नहीं कि अशोक मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। तेरे ऊपर जो विपदा आई है, इस संकट के समय में मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। बट अल्कोहलिक एनोनिमस की जो फेलोशिप थी ना, वो पीठ पे हाथ रख के झप्पी, वो गले वले लगा के, वो हाथ से हाथ मिला के, वो कड़वे बोल के मेरे को हर वो आने वाली विपदा में मदद करते थे। मैं शराब न पीऊँ, इसका वो जो आगे वाला जो भविष्य रहता ना, वो भविष्य का भाकित मेरे को करके देते। एस्ट्रोलॉजी है वो। मेरे हिसाब से जो मेरे जामवंत लोग हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजिकल है यार। आगे का भविष्य बना देते हैं कि तेरे जीवन में ये कठिनाई आने वाली है। यहाँ पे तेरा पिंक क्लाउड हो रहा है, तू उड़े मत, तू नीचे आ जा। मैं लोगों की बात पहले इग्नोर करता था। मेरे सवाल रहते थे,
और आज भी जो मेरा बोलने का जो लहजा है ना, मैं खड़ी लैंग्वेज में बात करता हूँ। मैं 2-4 लोगों को डरता हूँ, इसलिए उनको भौं-भौं, सर-सर करता हूँ। नहीं तो जो वो बाकी के लोगों के साथ में मैं आज भी वही मेरा एग्रेसिव रोल, विस्फोटक बल्लेबाजी आज भी वो मेरी स्वभाव में झलकती है। लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ मेरे को। 1.5 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि लाइफ़ अब सेटल हो चुकी है यार, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ, परमेश्वर की कृपा से मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, बच्चे भी स्मार्ट दिखने लगे हैं, बीबी के चेहरे पे रौनक आ रही है। अब तो मुसीबत नहीं आएगा। लेकिन बोलते ना, मुसीबतों ने किसी को छोड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस की एक घोष वाक्य मेरे को हर समय याद रखती है कि मुसीबतें तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वो छोड़ के जाने वाली नहीं है। आज तुम एक मुसीबत को पार कर लो, संघर्ष तुम्हारा रास्ता देख रहा है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम कितनी परीक्षाओं में पास हो सकते हो। और मुझे वो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि तेरे को हर वो परीक्षा में पास होना है यार। तो तैयार हो जा अगले संघर्ष के लिए। मेडल लिया, 1.5 साल का सोब्रिटी था। 26/5/2017 को मेरे साथ में फिर से एक हादसा हो गया। जो दुकान मृतावस्था में थी, ज़ीरो में थी, उसको मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की बनाया। मेरे स्वभाव की वजह से इतनी वो चल पड़ती थी दुकान, 5-6-7 हज़ार रुपए का काउंटर होता था। वो मेरे लिए भरपूर था, मेरे ज़रूरतों के लिए भरपूर था। मेरे हर वो फैसिलिटीज़ के साथ में बहुत सारे पैसे मेरे साथ पास में बच जाते थे। और वो 26/5 को शाम को 5 नहीं, सवेरे 5 बजे एक व्यक्ति, पड़ोस के व्यक्ति मेरे दरवाजे को ठोका और वो बड़ी घबराहट वाले स्वभाव में रोते हुए शक्ल में वो शेर क्या कर रहे थे, यानी उनको श्वास लेना नहीं हो रहा था। और उन्होंने बोला, मैं सोया ही था बाहर के हॉल में, बोले, "अशोक, बोले तेरी दुकान धू-धू करके जल रही है।" सर के नीचे की ज़मीन खिसकी। देखो यार, किसी का भी रोज़गार हो, किसी का भी धंधा हो, किसी का भी ड्यूटी हो, उसको सडनली बोल सके कि यार तू कल से ड्यूटी मत आइयो रे, हाँ? कैसा लगेगा उसको? मेरा तो जीवन था यार वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जो संघर्ष मैंने किया, वो जो मृताहत वाली व्यवस्था को मैंने एक अच्छी हरी-भरी दुकान बना दिया था, वो जल गई ऐसे सून के बराबर ही मेरे को साला चक्कर आए समान लग गया। पैर के नीचे की ज़मीन गायब हो गई ऐसा लगा और भागते हुए सभी लोग पीछे आए और वहाँ पे वो जब देखा अंगार, तो वो अंगार की तरफ मैं भाग रहा था कि साला कोई तो भी बुझा दो रे, कोई तो भी बुझा दो रे। इतनी वो आज भी अगर दृश्य आँखों के सामने दिखता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते मेरे। मैं ये बार-बार वो आग की तरफ देख के वो लपटों की तरफ भागने की कोशिश करता था और वो बहुत सारा मजमा वहाँ पे खड़ा हो गया था, उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया। और वो आग का दृश्य मेरे आँखों के सामने चल रहा था और मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की शक्ल और वो मेरी वयोवृद्ध माँ की शक्ल देखते बराबर मेरी दाँत खिड़ी बैठ गई। 5-6 मिनट मेरे को क्या हुआ, क्या नहीं समझा ही नहीं। और फिर किसी ने तो भी वो प्याज सुँघाया और फिर वो मेरे को होश आया। वो जलती हुई दुकान के सामने बिल्कुल आँख में से आँसू रुके ही नहीं। वो जलती हुई दुकान की तरफ देख के ऐसा लग रहा था कि साला पूरा भविष्य जल के खाक हो गया है यार। अब मैं करूँगा क्या? एक तो पैसे नहीं थे, अगर पैसों की ताकत अगर मेरे पास में रहती ना, तो मैं उसको घबराता नहीं था। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस प्रकार से मेरी कमाई थी, उस प्रकार में मेरा घर चलता था। अब वो 3-4 लाख रुपए की दुकान और रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने सामान लाया था। वो फ्रिज का स्फोट हुआ, उसके वजह से वो पूरी तरीके से भड़क गई और फिर मैंने उठा के मेरे जामुन को फ़ोन लगा दिया, जो कि अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे से पहले आया हुआ कस्टमर था। वो बंदे ने फ़ोन किया, मैंने उसको लड़खड़ाती ज़बान से वो बोला, मैं बोला, "सर ऐसा-ऐसा हो गया मेरे जीवन में।" अब बोला, "मेरे को ऐसा लग रहा है," बोला, "कि पूरे परिवार के साथ में इस आग में मैं जल जाऊँ।" लोगों ने वो बिजली का कनेक्शन बंद किया, वो बिजली का कनेक्शन कट करने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई वहाँ पे और वो 2-3 घंटे लग गए वो दुकान पूरी तरीके से कुछ भी बचा नहीं था। पूरा कोयला हो चुका था वो दुकान का और वो फ्रिज का स्फोट और वो काँच की वजह से इतना सारा
वो तबाही का मंजर दिख रहा था, पूरे इधर-उधर काँच बिखरे थे, पूरा जल के खाक पूरे। और वो एक ड्रॉवर था मेरा वाला, फर्नीचर में मैंने वो काउंटर में बनाया था, उसमें ज़रूरत की चीज़ें जैसे पासबुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब के सब जल के खाक हो गए थे। मतलब अगर मेरे को कल जाके अगर सवेरे 5-10 हज़ार रुपए भी निकालना है तो ये भी सिचुएशन नहीं थी। वो गनीमत थी कि अच्छा था कि मैंने वो मोबाइल नहीं रखा था वहाँ पे। नहीं तो मेरी आदत रहती थी कि रात के टाइम में मोबाइल, लेकिन रिचार्ज के जो 2-4 मोबाइल थे वो भी जल गए। ऑलमोस्ट मतलब 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और शकील आके बोला मेरे को गले मिला के, 7:30 बजे मेरे रिलेटिव आने के पहले वो अल्कोहलिक एनोनिमस का जामवंत आके, और उसका लड़का भी उसके साथ में था, उसने मेरे को गले लगा लिया। बोला शकील बहू सब जल के खाक हो गया। उसने बोला अशोक मानसिकता मत जलने देना, मानसिकता मत जलने देना। मैं जानता हूँ मेरे मित्र को ये फिर से वो खड़ा कर देगा। तो अपनी मानसिकता मत जलने दे। कुछ नहीं जला है मेरा मित्र, सही सलामत है। तेरी मानसिकता अनमोल है, उसकी पैसों में तुलना नहीं हो सकती है। फिर वो मेरे साथ में 4 बजे तक रहा, उसको लग रहा था कि इस सिचुएशन में ये शराब पी लेगा। मेरे साथ में वो पुलिस स्टेशन चला, उसके साथ में उसको लगा कि ये रिलीफ हो गया। फिर वो जो दुखद यातनाएँ थी, वो समझा के चला गया। और फिर वो रात भर तो मेरे को नींद ही नहीं आई, वो पूरा आँखों के सामने दिख रहा था कि दुकान चलती हुई दुकान, चलती हुई दुकान। और दूसरे दिन मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की 3 मीटिंग किया। इतना अपने आप को मोटिवेट पाया। और दूसरे दिन वो मैंने साफ-सफाई करने गया, हर समय में रोना आता था। लेकिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रही थी, सिचुएशन आपके जीवन पर असर नहीं डाल सकती। कोई भी सिचुएशन, कितनी भी जटिल सिचुएशन आपके जीवन पे असर नहीं डाल सकती, लेकिन आपने उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय आपके जीवन पे असर डाल सकती है। और मैंने निर्णय लिया कि मैं साला हारेगा नहीं, लड़ेगा। मैं लड़ेगा। और मैंने वो लड़ना चालू किया। 45 दिन फाइट किया वो दुकानदारी चालू करने के लिए। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये दुकान अब चालू नहीं करेगा, इसका हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन हर वो व्यक्ति को मैंने स्माइल करके ही उत्तर दिया। मैं फिर से भिड़ गया। 2-3 व्यक्ति, 2-3 मेरी बीवी को लेके वो साफ करने, वो काँच के टुकड़े तक के हमारे हाथ में गड़ते थे। वो पेप्सी की बॉटलें वगैरह थी, फ्रिज का स्पोर्ट वगैरह, वो पूरा काला साफ किया। एक मित्र ने मेरे को मदद की, मेरे समाज के दोस्त थे। आज भी वो मेरे मित्र है, उनके साथ में वो लोहा बाज़ार जाता था नागपुर में, वहाँ से सस्ता लोहा लगा। और 45 दिन वो एक ही थॉट मेरे मन में था कि यार कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार का उदर-निर्वाह करने के लिए मुझे फिर से ये दुकानदारी खड़ी करनी है। मैं हार नहीं माना, मैं हार नहीं माना, मैं लड़ते रहा। और 45 दिन के बाद में जो लोग बोल रहे थे कि ये अब इसका कल्याण हो गया, उन लोगों को मुँह पे तमाचा बैठा। मैंने पहले ही बोला कि दुनिया की रूहानी ताकत आपका सब कुछ छीन लेगी यार, तुम्हारा पैसा छीन लेगी। किसी व्यक्ति ने वो जला दिया। मैं 90 दिन यही डिनियल करते रहा, उसको साथी शराब करते रहा कि साला इसका परिवार तबाह हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। 6 महीने के बाद में मेरे को पता चला, तब तक कि वो मेरी मानसिकता और प्रभु की कृपा से और मेरी मेहनत से मैंने वो साल भर के बाद में जब वो व्यक्ति का मेरे को पक्का नाम पता चला कि ये व्यक्ति ने मेरी शॉप जलाया है, तब भी उसके लिए मेरी करुणा उभरी कि शायद साले तू भी मेरे जैसा बन जाता, तू भी ए में आ जाता रे। हुँ। प्रभु ने उसको भी नहीं छोड़ा, आज उसके बहुत बुरे हाल है। बोलते ना कर्म फल किसी को छोड़ते नहीं है। मैं 1 साल के बाद में उस मानसिकता के साथ में उसको माफ़ किया, स्वयं को भी माफ़ किया। और देखा यार कि आप अगर किसी को मदद करते हो, तो प्रकृति आपको अनगनित तरीके से मदद करती है। 1 साल के बाद में जितना मेरा नुकसान नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा मेरा रिकवर हो गया। आर्थिकता से भी, शारीरिकता से भी और सभी क्षेत्र में। वो जो मेरा मकान गलता था, वो जिस दिन मेरे कट्टे गिरी हुए शक्कर के, उस दिन मैंने ठाना था कि साला कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार के लिए ऐसा छत बनाऊँगा जिसमें से साला पानी मेरे घर में नहीं आएगा। आज प्रभु की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की देन और मेरी मेहनत की वजह से वो भी प्रभु ने काम कर दिया है यार। और ये सब जो हुआ ना, अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों की वजह से। मैंने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करने के लिए ये आप लोग थे।
जामवन जो मेरे को हर बार प्रबोधन करते थे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। परेशानियों में आदमी अपने अंदर की शक्तियों को जागरूक कर देता है और मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। एक उदाहरण शेयर करता हूँ जो कि और फिर शेयरिंग खत्म करता हूँ, जो कि यार मेरे जीवन में बड़ा काम करता है ये उदाहरण कि किंग ऑफ बर्डम बर्ड ईगल इतना चतुर और चालाक पक्षी होता है कि उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने मिलता। उसकी संघर्ष की कथा है कि ऑलमोस्ट उसका औसतन 70 साल का उम्र होता है। हुँ? लेकिन उसकी शोकांतिका देखो यार कि वो ज़िंदगी के 40वें साल में बूढ़ा हो जाता। उसके जो पैर है जिससे वो उड़ता है आकाश में, इतने ज़बरदस्त पैर रहते हैं वो छाती को चिपक जाते हैं। जिससे वो झपटा मार के मच्छी को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है लंबी चोंच से, कठोर चोंच से वो चोंच उसकी बेंड हो जाती, सॉफ्ट हो जाती है। 40 साल वही काम करने की वजह से। जो नाखून से वो पंजा मारता है, वो पंजे के नाखून भी उसके ढीले गिर जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और वो 40 साल की उम्र में उसके पास में 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो गिद्ध बन के किसी मरे जानवर का मांस खाया जाए, ज़िंदगी 4-5 साल और जिया जाए और मर जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत की जाए और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। 40 साल की उम्र में बोलते ऐसा है कि किताबों में लिखा है और वो वास्तविकता है कि 40 साल की उम्र में ईगल अपने आप को एक ऊँचाई पे स्थिर करता है और आगे वाली शिला पे इतने जम से चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है, चोंच को मारता है पत्थर पे, जब तक कि चोंच ना टूट जाए। देखो यार किसी पक्षी के लिए कितना तकलीफदेह होती होंगी वो सिचुएशन कि वो अपनी चोंच को तोड़ रहा है। थोड़ा-सा साला नाखून मेरे को लग जाए ना खून तो तिलमिला जाता हूँ। वो चोंच तब तक के मारते रहता है जब तक कि टूट ना जाए। सेम सिचुएशन नाखूनों की पैर के। नीचे वाले पत्थर पे रगड़ता है, रगड़-रगड़ के वो नाखून तोड़ देता है। कुछ दिन वैसी ही विहंग्र परिस्थिति में वो पड़ा रहता है, खून से लबालब हो जाता है और उसके बाद में उसको प्रकृति नई चोट देती है। वो नई आए हुए जोश से वो जो उसको छाती को जो चिपके वाले पर रहते हैं, वो पर को एक-एक करके अलग करता है शरीर से। पूरा पेनफुल इतना मतलब दर्दनाक, इतना वो दृश्य कितना जटिल रहता होगा, कितना मतलब वो सोचते बराबर अपने को एकदम दया आ रही है। वो करता है, उसका संघर्ष देखो, हर अपने शरीर के पंख को काट के फेंकता है, पूरा खून से लहूलुहान हो जाता है। प्रकृति उसको नया पर देती है और जब नए पैर, नई चोंच, नए पैर के नाखून, नया जीवन, वो जानता है मैं ये तोड़ूँगा तो उसके बाद में मेरे को प्रकृति देगी यार नया, प्रकृति मेरे को नया देगी और वो 150 दिन की प्रोसीजर 150 160 दिन का वो प्रोसीजर रहता है, उसके बाद में ईगल नया ईगल बनता है और फिर से 30 साल और जीता है। तो ये पक्षी मेरे को बजा देता है कि यार देखो वो पक्षी रह के इतना संघर्ष कर सकता है, प्रभु ने मेरे को 2 आँखें दी है, 2 हाथ दी है, तो क्या मैं ईगल नहीं बन सकता हूँ? ईगल की बराबरी नहीं कर सकता हूँ? कम से कम उससे मोटिवेट तो हो सकता हूँ। यही काम मेरे अपलाइन मेरे वो जो मैं जिन लोगों को जामुन बोलता हूँ वो मीटिंग में 1 दिन पहले भी आया हुआ व्यक्ति है ना, वो मेरे संघर्ष की कहानी का वो बेमिसाल उदाहरण है। तो आज मेरे को डर नहीं लगता संघर्ष से, मेरे को टाइसी से डर लगता है। कहीं मेरे को मेरा स्वभाव मेरे को आलसी ना बना दे और वो आलस से बचने के लिए मेरे को हर दिन अनकंफर्टेबल रहेगा तभी मेरी ताकत दिखेगी। आज मेरे को पायनियर ग्रुप ने इस सब्जेक्ट पे शेयरिंग करने के लिए बोला, 4 मिनट मैं ज़्यादा ले लिया। मैं सभी से माफ़ी माँगता हूँ और इस विषय को के साथ में जो भी मेरे अनुभव थे आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, सभी का आभार।